दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ इंग्लैंड से लाइव जुड़ गए हैं बड़े भाई रोहित अहलावत जी। और मुद्दा बड़ा गर्मा गर्म है। अमेरिका ने जिस तरह से इंडियंस को हाथों में हथकड़ी पैरों में जंजीरें बांधकर वापस भेजा है, तो उसके बारे में बहुत बड़ा खुलासा रोहित भाई करेंगे कि ये जो डिपोर्टेशन अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, किसी भी देश से डिपोर्टेशन होती है तो किस तरह से होती है, और अमेरिका और भारत के रिश्ते अब आगे क्या रहने वाले हैं। और साथ ही इंग्लैंड में रोहित भाई रह रहे हैं, वहां के पीआर उनको है पिछले 10-12 साल से। तो इंग्लैंड में भारतीयों के लिए क्या मौके हैं, इस बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। आप वीडियो को पूरा सुनना और अपने कमेंट्स करना, वीडियो को खूब शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्वाइन भी करें। आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे, रोहित भाई से हम अगली बार जब बात करेंगे तो उन सवालों को जानने की भी कोशिश करेंगे। जी रोहित जी नमस्ते। नमस्कार करमपाल भाई और सभी हरियाणा वासियों को, भारतीय वासियों को मेरी तरफ से राम राम। जी, और रोहित जी हरियाणा के झज्जर जिले के धांधलान गांव के रहने वाले हैं और कई साल से इंग्लैंड में स्टडी वीजा पर वहां गए थे, वहीं सेटल हो गए, अपना बिजनेस करें। जी रोहित भाई, परिचय मैंने आपको दे दिया। हरियाणा में और पूरे देश में एक ही चर्चा है, जिस तरह से ट्रंप ने इतनी मतलब हिम्मत दिखाई कि भारतीय जो डिपोर्ट किए हैं वहां से, उनके हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में जंजीरें थी, और पूरे इंडियंस पे गुस्सा है। तो डिपोर्टेशन को लेकर आप बड़ा खुलासा करने वाले हैं, किसी भी देश से डिपोर्टेशन होती है, कैसे होती है, थोड़ा विस्तार से बताओ उसको आप। देखिए करमपाल जी, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप हमारे घर में या हम किसी के घर में अगर बगैर इजाजत के घुसेंगे तो उनका रवैया क्या होगा। जब हम किसी दूसरे देश की सीमा में बगैर कागजों के गैर कानूनी तरीके से हम घुसेंगे तो हम पहला अपराध तो उसी समय कर देते हैं जब हम गैर कानूनी तौर पे दूसरे की जमीन पर घुस रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, मैं हरियाणा वासियों से, भारत वासियों से एक बात पूछना चाहता हूँ। कोई हमारे घर में, कोई हमारे प्लाट में अगर जबरदस्ती घुसे तो आप उसके साथ क्या रवैया अपनाएंगे। जी। अब हम भारत और पाकिस्तान की सीमा का उदाहरण लें, भारत और चीन की सीमा का उदाहरण लें, या हम भारत और बांग्लादेश की सीमा का उदाहरण लें, तो आए दिन हमारी सेना क्या करती है कि हमने घुसपैठियों को पकड़ा। ठीक है। अब इस बात का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है कि वो अपनी रोजी रोटी के लिए भारत में आना चाहते थे या कोई घुसपैठ करना चाहते थे। तो जो भी सरकार होती है, जिस भी देश की होती है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई गैर कानूनी तरीके से सीमा को लांग कर हमारे देश में आए तो उसका रवैया यही होगा जो ट्रंप ने अभी किया है। और ये मैं आपकी जानकारी और आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि ये पहली बारी नहीं हुआ है। ये हर महीने होता है, हर महीने। मेरी बात को हर गौर महीने। से सुनो। हर महीने होता है और वो हर वेस्टर्न कंट्रीज में होता है। या इंग्लैंड से भी डिपोर्ट होते हैं, भारत में स्पेशल जहाज के द्वारा भेजे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया से भी हर महीने डिपोर्ट होते हैं, अमेरिका से भी हर महीने डिपोर्ट होते हैं। जो हमारे विदेश मंत्री उन्होंने जयशंकर शाह ने अभी एक बयान दिया था कि पिछले कुछ सालों में 15,000 से अधिक भारतीयों को डिपोर्ट किया। वो सच्ची बात है। मेरे जानने वाले जो इंग्लैंड में रहते थे, कम से कम 50 बंदों को, उनके बाई नेम, गांव का नाम मैं आपको लिख के दे सकता हूं जो यहाँ इंग्लैंड से डिपोर्ट हुए हैं। ओके। लेकिन मुद्दा डिपोर्ट का नहीं है। मुद्दा यह है कि ट्रंप ने इस बार अपनी ताकत को दिखाने का काम किया है। पहले ये फोटो वीडियोस नहीं बनती थी, चुपचाप तरीके से उनको भेज दिया जाता था एक प्रोटोकॉल के तहत। लेकिन अब आज जो ट्रंप ने इलेक्शन जीतने के लिए जो चुनावी मुद्दे रखा था कि मैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स उनको कंट्रोल करूंगा, तो वो उसने सिर्फ एक अपनी ताकत का परिचय दिया है, कोई नई बात नहीं है डिपोर्टिंग। बिल्कुल। और रही बात बेड़ियों की और हथकड़ियों की, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे मैं यहाँ पे भी हम देखते हैं जब भी कोई स्क्वाड होती है, टास्क फोर्स होती है, जब वो किसी पे छापेमारी करती हैं, या और मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारे केस हमें भी सुनने में आते हैं। जब हिथरो एयरपोर्ट, जो लंदन का मेन मुख्य हवाई अड्डा है, वहां पर जब भारत के स्टूडेंट उतरते हैं और जब उनकी छानबीन होती है तो ये पता चलता है कि भाई ये स्टूडेंट के लायक नहीं है, इसका इंग्लिश स्टैंडर्ड मैच नहीं करता है, ये 2 नंबर का स्टूडेंट है। तो जब उसको ये बोलते हैं कि तुझे कल सुबह की फ्लाइट से हम वापस भारत भेजेंगे,
तो वो ये धमकी देते हैं कि मैं सुसाइड कर लूंगा प्लेन में, मैं यही आत्महत्या कर लूंगा, मैं अपने आप को कुदा दूंगा। तो ये जो हथकड़ियां बांधने वाला सिनेरियो है, इसमें पहले बहुत सारे ऐसे हादसे होते थे कि पूरा ग्रुप जो सुरक्षा कर्मी है उनके साथ छीना झपटी करने लग जाता था, मतलब दूर भागने लगता था। तो ये कंट्रोल करने का एक माध्यम है। ओके, एयरपोर्ट से ना भाग जाएं, इस तरह की हरकतें ना हो जाएं। हाँ, क्योंकि कई बारी मारपीट की हरकतें होती थी प्लेन में, ये सब ये कहते थे कि भाई हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हम 50 लाख 60 लाख रुपया लगा कर आए हैं, हमारे माँ बाप रिश्तेदार क्या सोचेंगे। अब मैं मेरे मेरे पास खुद बहुत सारे, अभी जैसे कई, अब क्या हो रखा है, हरियाणा के जो भी स्टूडेंट लंदन आ रहे हैं, अच्छी खासी उनकी प्रतिक्रिया होती है और एक पड़ताल होती है। जैसे आपके टीवी का, आपके यूट्यूब चैनल का नाम पड़ताल है, इसी प्रकार यहाँ पर जो इमिग्रेशन अधिकारी है, जब वो उसकी पूरी पड़ताल करते हैं, उनको ये अंदेशा हो जाता है कि ये स्टूडेंट जिस पढ़ाई की डिग्री के लिए आ रहा है उसके लायक ये है नहीं, तो जब उसको यहाँ पर पकड़ के बैठा लिया जाता है एयरपोर्ट पे, और उसको बोला जाता है कि सुबह तक या तो तू जस्टिफाई कर कि तू इस पढ़ाई के लायक है, नहीं तो हम तुझे सुबह की फ्लाइट से डिपोर्ट कर देंगे। तो जब वो जी गिड़गिड़ाई खाते हैं, रोते हैं, वो कहते हैं मैं मर जाऊंगा, मेरे माँ बाप ने पैसा लोन पे लिया है, जमीन बेची है, फिर यहाँ पर उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। और ये बोला जाता है अगर तुम्हारा कोई वकील तुम्हारी हम्म। बेल कराता है तो जब हम तुझे बेल पे छोड़ सकते हैं, परमानेंट नहीं छोड़ेंगे। जी तो ऐसे हालात होते हैं, इसलिए वो हथकड़ी, और ये एक प्रोटोकॉल के तहत होता है, ऐसा नहीं है कि वो भारतीयों की बेइज्जती करने के लिए होता है। अब ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे गैर कानूनी तरीके से वियतनाम के निवासी रहते हैं, तो वो ऐसा ही व्यवहार सभी नागरिकों के साथ होता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक और बात बताना चाहता हूँ कि इंग्लैंड में जब भी कोई ट्रेड की या भारत से किसी भी व्यापारिक रिश्ते की बात चलती है, तो इंग्लैंड सरकार हमेशा एक पक्ष रखती है कि हम इस नीति को आगे जब भी बढ़ाएंगे जब इंग्लैंड में रहने वाले भारतीय जो गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, आप उनको इंडिया ले जाने के लिए तैयार हो गए। बहुत सारी ओके। चीजें ऐसी हैं कि जिन पे इसलिए दस्तखत नहीं हो रहे, वो डील इसलिए कामयाब नहीं हो रही क्योंकि भारत सरकार को इंग्लैंड सरकार कहती है कि आपके बहुत सारे लोग इधर 2 नंबर में रहते हैं, गैर कानूनी तरीके से रहते हैं, अगर आप उनको लेने का एग्रीमेंट साइन करते तो हमें जो भी ट्रेड डील है हम उन पे हस्ताक्षर करेंगे। जी 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 जी। तो ये सभी देशों से आते हैं, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, तो इसी तरह आते हैं हथकड़ियां और ये सारा कुछ। ये बिल्कुल इसी तरह आते हैं। और जब यहाँ पे भी, जब उनको स्टेज 1 पे, पहले क्या होता था, जैसे मैंने खुद अपनी आंखों से 1-2 बार ऐसा देखा है, जब इनको ये लगता है कि इस घर में, इस कमरे में कोई गैर कानूनी तरीके से रह रहा है, तो वो पूरी टास्क फोर्स के साथ आते हैं कि भाई क्या पता सामने वाला भागने की, मारने की, खुद मरने की कोशिश ना करे। तो जी। इसलिए उसको काबू, जो हम, अगर मैं हरियाणवी में बोलूं, काबू सच्चा पाने के लिए, ठीक है, हम्म। तो ये करनी पड़ती है। क्या प्रोसीजर रहता है इनका स्टार्टिंग से, रोहित जी? देखिए करमपाल जी, अब जो बच्चा एयरपोर्ट पे मान लो पकड़ लिया, एयरपोर्ट की बात बता रहा हूँ, अभी तक तो वो दो हाँ। नंबर में ही नहीं हुआ है। वो जी। वो भारत से जहाज में बैठकर सवार होकर किसी देश के एयरपोर्ट पे उतरा है, और जो इमिग्रेशन की स्टैंप लगती है उस दौरान जो जांच अधिकारी है, जब वो पूछता है, उसके हाव भाव से उसको पता लग जाता है कि ये स्टूडेंट नहीं है। हम्म। फिर उसके बाद एक, जैसे मैं आपको अपनी सरल भाषा में समझाऊं, तो पहले हम ये सुनते थे ये 10 नंबरी है, इसका 10 नंबरी लग रही है, ठीक है, हम्म। क्योंकि उसका मतलब ये होता था कोई भी गौर अपराधी है उसको हर 10 दिन के अंदर अपने लोकल थाने में जाकर दस्तखत अंगूठा लगाकर आना होता था। वही नियम यहाँ इंग्लैंड में भी लागू होता है। जब कोई 2 नंबर में रहता है, उसको यहाँ की पुलिस या जो इमिग्रेशन टास्क फोर्स उसको पकड़ लेती है, तो उसको बोलते हैं साइनों पे लगा दिया, ठीक है, कि हम्म। तुझे हर 20 दिन में, वो एक टाइम फ्रेम होता है, किसी का 15 दिन होता है, किसी का 1 महीना होता है, किसी का 1.5 महीना, तो उसको बोलते हैं कि तुझे हर इस दिन को तुझे साइनों पे आना है। जब वो साइन करने जाते हैं तो उसको अगली तारीख दे दी जाती है। इस दौरान अगर उसके केस में उसके वकील ने कोई अच्छा पक्ष रखा है,
और उसकी सुनवाई में उसकी उम्मीद है कि वो जीत जाएगा तो उसको आगे रहने दिया जाता है, नहीं तो उसको वही बोला जाता है कि अब आप डिपोर्ट होगी। जी, यानी कि वो 10 नंबरी वाला खेल वहीं भी है, यहाँ भी और वहाँ भी। जी बिल्कुल, देखिए आप देखो, मैं एक यह बात हमेशा बोलता हूँ, आप बाहर आओ, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि भाई बेरोजगारी की समस्या है और बच्चे बाहर आना चाहते हैं, अपना सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से आओ। हुँ, क्योंकि ये जो एजेंट वाला काम है, ये अभी अभी जब से सोशल मीडिया आई है, अब क्या हो रखा है, लोग टिकटॉक पे वीडियो बना के डाल देते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे बाहर जाएं, कॉन्टेक्ट करें, इंग्लैंड का वीजा लगवाएं, अमेरिका का वीजा लगवाएं, और बच्चे उनसे जल्दी भावुक होकर, वो सिर्फ एक नंबर और एक फेक आईडी होती है, ठीक है, जी, ना उनका ठिकाना होता, ना कोई कोई अता पता होता। और फिर वो अभी जो मैं एक अमेरिका से जो भाई एक अभी लौटा था, मैं वो एक वीडियो सुन रहा था, उसमें बताया कि फेसबुक पे मुझे एजेंट मिला था, अब उसका कोई अता पता नहीं है। हुँ, तो अब दूसरा काम क्या हो रखा है, नकली नकली इमिग्रेशन की वेबसाइट बना ली जाती है, 5-5 हजार रुपए में वेबसाइट बन जाती है, फिर बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं कि विदेश में जाने के लिए ये हमारी कंसल्टेंसी है, और वो कोई रजिस्टर्ड फर्म नहीं होती, सिर्फ वो एक वेबसाइट होती है, और वो जी, 5-10 हजार रुपए में कहीं भी कोई भी बनवा सकता है। बिल्कुल। तो इंग्लैंड में क्या माहौल रोहित जी, जो आपने कहा कि 1 नंबर में आए, सपोज़ करो आप इंग्लैंड में ही रह रहे हैं, वहाँ कोई 1 नंबर में आना चाहे, किस तरह किस-किस वे में 1 नंबर का वीज़ा लगता है? देखिए, एक नंबर का सबसे पहला आसान वीजा जो होता है वो स्टूडेंट वीजा होता है, ठीक है, हुँ, लेकिन इंग्लैंड में आना आसान हो सकता है, लेकिन इंग्लैंड की नागरिकता पाना सबसे मुश्किल एक काम होता है, क्योंकि जी, स्टूडेंट वीजा पे आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, पीआर नहीं मिलेगी। फिर आपके पास वर्क परमिट होता है, बहुत सारी कंपनियां अब इंडिया से हायर करती है और वो यहाँ पे लेकर आती है, वो सबसे बेस्ट होता है, लेकिन उसके लिए आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए कि कोई कंपनी इंग्लैंड की आपको वहाँ इंडिया से हायर करके लेके आए। जी। तो स्टडी वीज़ा पूरा होने के बाद तो वर्क परमिट मिल जाता होगा बच्चों को? देखिए, वो अभी क्या है, जो पीएसडब्ल्यू एक वीजा होता है, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, जब आप डिग्री पूरी कर लोगे तो आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा, सिर्फ वही हुँ, 2 साल वीजा होता है, उसके बाद तो फिर आपको स्पॉन्सर या वर्क परमिट खुद तलाश करना होता है। ओके, यानी स्पॉन्सर मिल जाए तो फिर आगे एक्सटेंशन हो जाता है वो। जी जी जी। जी, जी। कैसा माहौल अब वहाँ आपकी कंज़र्वेटिव पार्टी के आप डिप्टी चेयरमैन हैं, काउंसलर भी हैं वहाँ पर और सत्ता बदल गई थी आपकी, स्टारमर नए प्रधानमंत्री बने हैं। कैसा माहौल अब अर्थव्यवस्था इंग्लैंड की? देखिए, ये आपने थोड़ा-सा राजनीतिक सवाल में से किया है कि भई अब विपक्ष में है, और देखिए आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल डामाडोल है। हुँ, यहाँ पर फिलहाल अगर मैं इंग्लैंड की बात करूँ, जो वादे चुनावी वादे करके वो हमारे विपक्षी दल सरकार में आए थे, वो हुँ, उन्होंने बिल्कुल पूरा का पूरा यू टर्न ले लिया है। वो कोई भी हुँ, अपना वादा निभा नहीं रहे हैं। रही बात भारतीयों का इस पर क्या असर है? भारतीयों का इस पर बहुत बुरा असर है। अब यहाँ पर रहने को घर नहीं है, घरों की हुँ। शॉर्टेज हो रखी है, क्योंकि पिछले 1.5 साल में यहाँ पर कम से कम, मैं सिर्फ भारत की बात कर रहा हूँ, तो 2.5 लाख लोग भारत से इंग्लैंड में आए। ओह! 2.5 लाख 1 डेढ़ साल में। जी, जी, जी। बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये 1 नंबर में आए होंगे सारे? ये सिर्फ ये वो फिगर है जो सरकार ने बकायदा वीज़ा स्टैंप लगा कर दिए हैं। ओके। अगर मैं पूरे रिकॉर्ड की बात करूँ तो 7.5 लाख लोग पिछले 1.5 से 2.5 साल में इंग्लैंड में आए हैं। 7.5 लाख लोग। जी। तो जैसे यूएसए में डोंकी से जाते हैं, क्या इंग्लैंड में भी कोई लीगल रास्ता है डोंकी का या किसी तरीके से पहुँचने का? देखिए, बहुत सारे हैं, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारी पार्टी के, ऋषि सुनक, उन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि यहाँ पर इंग्लिश चैनल बोट से काफ़ी इल्लीगल माइग्रेशन होता है। ठीक है, हुँ, समुद्री रास्ते से आने का तो उन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि हम ये जो छोटी बोट्स है जिसमें किश्तियों में, नाव में सवार होकर आते हैं, उनको उन पर प्रतिबंध लगाएंगे, लेकिन कुछ कारण ऐसे हो पाए कि वो कानून नहीं बन पाया। तो वो हुँ। होता है, लेकिन अमेरिका के मुकाबले बहुत कम होता है। ओके, ओके, ओके। ठीक है।
क्या आपको लगता है कि जो बच्चे इंग्लैंड में आके पढ़ाई करना चाहें, ये कहते हैं कि दुनिया में यदि क्वालिटी एजुकेशन कहीं है, तो वो इंग्लैंड में है या अमेरिका में है। इन 2 देशों में सबसे बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन है। पढ़ने के लिए किस तरह का माहौल इंग्लैंड में है? देखिए, अब करमपाल जी, पढ़ाई के मायने बदल चुके हैं। ठीक है। हुँ, अब 80 से 90% वो छात्र होते हैं सिर्फ जो पढ़ाई का बहाना लेकर बाहर सेटल होना चाहते हैं। जी। और वो ज्यादा तादाद ऐसी है कि वो सिर्फ यहाँ पर एक सस्ती सी यूनिवर्सिटी या सस्ता सा कोर्स लेकर सिर्फ एडमिशन पाना चाहते हैं। तो वो तो आप, उसका कोई लेवल नहीं है। ठीक है। हुँ, दूसरे छात्र हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं, उनको इंग्लैंड अमेरिका में रहने से मतलब नहीं है, लेकिन उनको वो अपनी शैक्षणिक जो अपनी एक स्किल डेवलप करनी है उसको लेकर आते, तो उनके लिए तो हमेशा अमेरिका, इंग्लैंड, ये काफी अच्छे इंस्टीट्यूट रहे हैं। अमेरिका की बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो रिसर्च करती है, इंग्लैंड की कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो उनका तो एक पुराना ही सुनहरा इतिहास रहा है। लेकिन अब जी। क्या है कि पिछले में अगर मैं 5 साल की बात करूं, तो जो हुँ, स्टूडेंट हरियाणा का है इंग्लैंड में, वो काफी जी, काफी हद में बहुत ज्यादा हुआ है। ओके। पहले हुँ, हमें मतलब हरियाणा के लोग गिनती करने में आसान होते थे, 2 4 6, लेकिन अब तो हर दूसरा तीसरा बंदा किसी भी मेन शहर में हमें हरियाणा का नजर आता है। मिल जाता है। जी, जी, जी। तो क्या और आखिर में क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे इल्लीगल तरीके से जा रहे हैं, स्टडी वीज़ा के ज़रिए जा रहे हैं, कैसे जाएँ? और कुछ खास इस डोंकी वाले मैं प्रोसेस के बारे में? मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पिछले 15 16 साल से इंग्लैंड में रहते हैं। ठीक है। बहुत हुँ, सारे परिवार, बहुत सारे हैं जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में, मैं उनको बोलता हूँ भाई सेटल है, या थोड़ा सा एक वो अपने हरियाणा समाज के लिए कुछ बेहतरी का काम करते हैं। क्या है हुँ, कि उनकी बात को इग्नोर करके जो एजेंट चिकनी चौपड़ी बातें करते हैं ना, उनको वो थोड़ा जल्दी पकड़ने की कोशिश करते हैं, उनके सपनों में जल्दी बहक जाते हैं। अब मैं बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो यहाँ इंग्लैंड आने के बाद जो वो फोन करते हैं कि भाई साहब, अंकल, मैं इंडिया से यहाँ आ चुका हूँ, 6 महीने हो चुके हैं। तो भाई मगा भाई क्या, देखो, अब हम रोजगार की गारंटी नहीं दे सकते करमपाल जी। ठीक है। हमारे जी, पास, मैं कोई भी, चाहे उसमें आप हो तो मैं, हरियाणा सरकार, भारत, इंग्लैंड सरकार, कोई भी सरकार भी नौकरी की गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन वो एक रास्ता दिखा सकते हैं, मदद कर सकते हैं। लेकिन हुँ, समस्या क्या आती है, अब आज की तारीख में बच्चे इलीगल माइग्रेशन नहीं, इलीगल डॉक्यूमेंट भी बनवा के आते हैं। ठीक है। हुँ, इलीगल डॉक्यूमेंट बनवा के आते हैं, ये यहाँ पर आए, वो पहले पढ़ाई पूरी नहीं करते हैं, इलीगल हो जाते हैं। ठीक है। जी, फिर उनको अगर हम सलाह देते हैं कि कोई बात नहीं, तुम दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, ये कोर्स पूरा कर लो, तो फिर बोलते हैं भाई साहब, दूसरी यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन नहीं ले सकता। मैं बोला क्यों? बोला डिग्री नकली बनवा रखी 10 लाख में। ओह! हुँ, तो अब आप बताएं कैसे कामयाबी मिलेगी और कैसे आप फिर इलीगल से लीगल रह पाओगे? जी, 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 जी। और सबसे बड़ी बात, माँ बाप को सोचना होगा कि भाई आपको लगता है कि आपका बच्चे के अंदर एक स्किल है कि वो बाहर जाके ये काम कर सकता है, तो ही भेजे। ये मत सोचो कि पड़ोसी का लड़का बाहर गया हुआ है तो हमारा भी सेट हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हुँ, यानी कि बच्चे को कोई एक स्किल आनी चाहिए, किसी भी तरीके से काम करने की। एक, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा और मुझे उम्मीद है वो आपके दर्शकों को समझ में आएगी। देखिए, महाभारत में जो पांडव पुत्र थे ना, तो वो तो क्षेत्रीय थे। अर्जुन तीर चलाता था, भीम गदा चलाता था, नकुल सहदेव भाला फेंकते थे कुछ। लेकिन उनके अंदर भी एक दूसरी स्किल थी, जब वो वनवास पे गए तो दूसरी स्किल के सहारे उन्होंने वनवास काटा था। भीम हुँ, खाना अच्छा लेता था, युधिष्ठिर नृत्य अच्छा कर लेता था, नकुल सहदेव घोड़े पाल लेते थे। तो वो दूसरी स्किल अगर उनके पास नहीं होती तो वो वनवास में कामयाब नहीं होते। वो राजा जी, पुत्र थे, लेकिन फिर भी उनके पास एक दूसरी स्किल थी। ठीक है। हुँ, तो आपके अंदर दो स्किल होनी चाहिए। अगर आप पहली स्किल पे कामयाब नहीं हो रहे, तो दूसरी स्किल पे कामयाब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
बिल्कुल, बहुत अच्छी गज़ब की बात कही आपने आखिर में। और शायद दर्शकों को और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को कहीं भी अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी भेजना चाहते हैं, यानी कि वो स्किल भेजें। अच्छा, एक ये भी बता दो, जो स्किल की बात करी, किस तरह की स्किल्स होनी चाहिए, वो उसके बारे में बताओ, जिसके ज़रिए उन बच्चों को पढ़ाई के साथ वहाँ काम मिले, वो स्किल्स कौन-सी होनी चाहिए? देखिए, अभी आज की डेट में अगर मेरे घर में एक पानी की टूटी भी खराब हो जाती है, मैं प्लम्बर को बुलाता हूँ, वो आने जाने के 100 पाउंड लेके चला जाता है। ठीक है, उसको सिर्फ वाशर बदलना होता है। तो ये छोटे छोटे जो हमारी आईटीआई में कोर्स होते थे, प्लम्बिंग का, हीटिंग का, ये वे है जो आईटीआई लेवल तक के हैं, जो हम आराम से कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग करके आ रहे हो वो अलग बात है, लेकिन मैं ग्राउंड लेवल की बात बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग टेक्निकल काम नहीं कर रहा, तो आप कुक का कोर्स करके आओ, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके आओ। ठीक है, यहाँ पर बच्चे जो काम वो यहाँ पर आकर सीखते हैं, अगर वो उसको इंडिया में ही सीख के आए, तो यहाँ आने के बाद सक्सेस मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब जी, अगर किसी बच्चे को ये पता है कि भाई मैं वहां पर सिर्फ मेहनत करूंगा, अरे भाई वो और कम से कम नहीं ना तो ईंट लगानी सिखाए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। गज़ब कहा आपने, क्योंकि सही कहा। अगर ईंट लगाना भी एक कला है, कोई बुरा काम नहीं है। बिल्कुल। एक लेवल बना के सूत बांध के करना वो एक कला है, वो हर किसी के बस की बात नहीं है, सीधी ईंट दीवार खड़ी करना भी। हुँ। तब हाँ, लेकिन बहुत अपने सारे अपने हाथों उसको छोटा काम मानते हैं ना, दिक्कत ये है। नहीं, तू छोटा भाई साहब जब तक है, जब तक वो जहाज में बैठकर किसी दूसरी धरती पर नहीं उतर लेते। जी। तब पढ़ाई हमने नहीं करनी, असली डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है, तो फिर हम करेंगे क्या? हुँ, बिल्कुल। अब बहुत सारे जो कहते हैं ना कि पंजाब की कम्युनिटी बहुत आगे निकल चुकी है, हुँ, आगे आ गई है, मेहनती है। वो मेहनती क्यों है? क्योंकि वो उनका पहला तो एक ये सपना होता है कि मुझे बाहर जाना है। ठीक है, हुँ, और उनका क्या है, उनकी यहाँ चार चार पांच पांच रिश्तेदारियां हैं, बुआ, हुँ, फूफा, ताया, मामा, उन वो बड़ा है। हम अगर मैं इस बात थोड़ा हाँ स्वार्थ की हरियाणा की बात करूं, तो अभी हमारा हरियाणा का इतना बड़ा नेटवर्क बाहर स्टेब्लिश नहीं हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। फिर दूसरा क्या है कि जो बिल्कुल गरीब है वो विदेश आ नहीं सकता, क्योंकि उसके पास हुँ, इतना पैसा नहीं है कि वो बाहर चला जाए। जो बहुत जी, ज्यादा अमीर है उनको आने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करते हैं, वापस जाके इंडिया में राजनीति और व्यापार करते हैं। सिर्फ इसमें आते हैं मध्य वर्गीय परिवार, या तो जो खेती बाड़ी जिसके 2 किल्ले नाम है, या जिसके पिताजी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कुछ सेविंग लोन लेकर वो अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं। ठीक है, जी, फिर उसमें दिक्कत क्या आती है कि वे बच्चे वहां पर बिल्कुल माँ बाप के लाडले होते हैं, वहां उन्होंने कुछ काम किया नहीं होता, और यहाँ वो हुँ, स्ट्रगल है। जी, बिल्कुल। तो अब जो हम इस जो आज हमारे सेशन का मेन उद्देश्य था कि भाई आप जैसे हरियाणा में कह रहे हैं कि भाई ट्रम्प ने बेड़िया लगाकर भेजा, ये भेजा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, वो अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने कदम उठा रहे हैं। ठीक है, हुँ, इस भावुक होने की कोई जरूरत नहीं है, गलती हमारी है कि हम किसी के घर में 2 नंबर में घुस रहे हैं। गुस्से बिल्कुल सही बात कही आपने रोहित भाई। और एक नंबर पे जाएँ, कहीं भी जाएँ, आप पढ़ने के लिए जाएँ या विज़िटर वीज़ा पे जाएँ या वर्क वीज़ा पे जाएँ, एक नंबर पे जाएँ। और बहुत अभी धन्यवाद आप आपके मन की बात। बिल्कुल, जैसे मैं आपके पड़ताल टीवी की बहुत सारी इमिग्रेशन की वीडियोस देखता हूं, तो आप खुद ही एक बड़ा उदाहरण समाज को देते हैं। बहुत सारे हमारे प्रोफेसर हैं जो अमेरिका में सेटल हैं। ठीक है, और जी, पहले तो भाई बिजनेस, जॉब उसमें थे। अब राजनीतिक तौर पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने हूँ। मैं कोई यहाँ बड़ी नौकरी पर नहीं आया था, मैं भी स्टूडेंट आया था। ठीक हुँ, है, और आपको बताऊं मैंने भी बीए इंग्लिश ऑनर्स ही की थी, मेरे पास भी कोई टेक्निकल डिग्री नहीं थी, ना मैंने इंजीनियरिंग की थी, ना मैंने कोई अकाउंटेंसी की थी। लेकिन हुँ, क्या था कि ये था कि अगर इंग्लैंड में रहना है या कुछ भी करना है, पहले पढ़ाई पूरी करनी है, फिर उसके बाद जो रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। बहुत सारे जी, स्टूडेंट यहाँ 6 महीने के बाद ही अपने रास्ते बंद कर देते हैं, पढ़ाई छोड़ के। पढ़ाई छोड़ के। जी।
पढ़ाई ना छोड़ें, या तो पढ़ें और साथ में दूसरी स्किल भी उसके पास होनी चाहिए। देखिए, रास्ता जब ही खुलेगा जब आप एक रास्ते को पूरा करेंगे, ठीक है। जी, अगर आप बीच रास्ते में ही बैठ जाएंगे तो वो रास्ता पूरा ही नहीं होगा, तो आपको अगला रास्ता नजर ही नहीं आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया रोहित भाई, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और लगातार आपसे हम संपर्क बना के रखेंगे और अपडेट लेते रहेंगे हर तरह की। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।